नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे गर्मी ने सताया, बिजली पानी ने रुलाया। देश भर में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली का पारा 52 के पार चला गया। दिल्ली जैसा ही हाल देश के अन्य राज्यों का भी है, जहां भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। चिंता की बात यह है कि मैदानी राज्य ही नहीं बल्कि हिमालय राज्य भी प्रचंड गर्मी की चपेट में आ गए हैं और ऐसा ही कुछ उत्तराखंड का हाल है, जहां गर्मी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। देहरादून में बुधवार को तापमान ने 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऑल टाइम रिकॉर्ड को छुआ है। वहीं इस भीषण गर्मी ने पर्यावरण के प्रति लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। विकास के नाम पर हुए अंधाधुंध पेड़ कटान की वजह से लोगों को छाया के लिए पेड़ तक नहीं मिल रहे। इस बीच देहरादून के नालापानी स्थित खलंगा में हजारों पेड़ों का कटान किया जा रहा है। खलंगा वन क्षेत्र में सौंग परियोजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए साल के पेड़ों को काटने की तैयारी है और इसके लिए कई हजार पेड़ों को जाना है। सरकार के इस फैसले का विरोध भी लगातार किया जा रहा है। वहीं पर्यावरणविदों ने पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ़ते तापमान पर गहरी चिंता जताई है। साथ ही पहाड़ों में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं और पेड़ों के कटान को लेकर इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर हो रहे अंधाधुंध पेड़ों का कटान कहीं विनाश का कारण तो नहीं बन रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। आलम यह है कि हिमालय राज्य उत्तराखंड भी लू की चपेट में है। प्रदेश भर में हीट वेव जैसे हालात हो रखे हैं। आगे भी तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। राज्य के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। देहरादून में बुधवार को तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। दून का ऑल टाइम रिकॉर्ड तापमान 30 मई 2012 को 43.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को पंतनगर में तापमान 42, टिहरी में 31.6 और मुक्तेश्वर में 29.5 डिग्री रहा। इतना बढ़ गया है, बिल्कुल दिल्ली जैसा हो गया है। इतना टेम्परेचर हो गया है। पहले क्या होता था, जैसे ही टेम्परेचर 40 पे हुआ और बारिश हो जाती थी। अब बारिश वगैरह का नाम ही नहीं है। शहर में गाड़ियों का आवागमन, पेड़ कटान, पेड़ तो ये इतने कट गए हैं, इतना कट गया है कि पेड़ की वजह से ही गर्मी हो गई है। ये इतने फ्लैट बन गए हैं, टावर हो गए हैं, उस वजह से ये गर्मी बढ़ी है। 1.5 घंटे से एक लड़की की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा कॉल कर लिया है, उठाने के लिए तैयार नहीं थे पहले। उसके बाद जब उठाया तो कह रहे डीएवी के सामने आओ, हम लोग नीचे गाड़ी लेकर के नहीं आएंगे। हमने बोला भी कि हम डीएम सर को कॉल करेंगे, तो उन्होंने कहा हम लोग नहीं डरते। आते हुए हमने बोला कि जल्दी ले जाइए, तबीयत ज़्यादा खराब है। एक तो वो भर भी रखी थी और जब वहाँ से एक गाड़ी आ सकती है तो दूसरी भी आ सकती है। उन्होंने कहा हम नहीं डरते, चलिए जाओ। उनसे कहना चाहूँगी कि एक आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एजेंसी पे एक एम्बुलेंस रखी जाए और वहाँ पे से जब भी जितनी जल्दी कॉल हो सके, जितनी जल्दी आ सके वो लोग आए। क्या करेंगे सर आप लोगों को, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल टाइम है, खासतौर पर मैदान विशेष। देखिए, हीट वेव के संबंध में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, सीएमओस को हमने अवगत करा दिया है। और जहाँ तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हमने प्रॉपरली डिजिग्नेट करने के लिए कहा है कुछ शेड एरिया, जहाँ पे अगर कोई ऐसा पेशेंट इमीडिएटली पाया जाता है तो इमीडिएटली हम उसको वहाँ पे ले जाएं और हर जगह पे कूलर्स और पानी की व्यवस्था निश्चित करने के लिए। रुड़की में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 30 और 31 मई को प्रदेश में भीषण गर्मी, वहीं इस भीषण गर्मी की वजह से प्रदेश भर में बिजली पानी की भारी कटौती देखने को मिल रही है। बिजली पानी की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जलाशय सूखते नजर आ रहे हैं और इसी बीच राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। हरीश रावत ने बिजली पानी की कटौती के खिलाफ मौन उपवास रखा है। वहीं भीषण गर्मी के बीच खबर ये भी आ रही है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए देहरादून में हजारों साल के पेड़ों को काटने की तैयारी है। वहीं पर्यावरणविदों का कहना है कि विकास के साथ ही पर्यावरण का संतुलन
बनाना बेहद जरूरी है। पर्यावरण की अनदेखी पूरी मानव जाति है और इसीलिए विनाश का कारण बनेगी। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सन इमरजेंसी को लगाया गया और जिसके कारण स्कूलें बंद हो गई हैं, छुट्टियां हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा इस बार टेम्परेचर बढ़ा है, चाहे हिमालयन राज्य हो या चाहे मैदानी क्षेत्र हो, और हिमालयी राज्यों का टेम्परेचर भी 30 से 34 डिग्री तक जा रहा है। दूसरा, अगर शहरों की बात करें तो शहरों का जो टेम्परेचर है वो 40 पार हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो इस बार जो अनियंत्रित फॉरेस्ट फायर यहाँ पे हुई है, वनाग्नि हुई है, और इसके कारण जो टेम्परेचर बढ़ा है हिमालय का, उसका इफेक्ट पूरे शहरों की तरफ देखा जा रहा है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से अंधाधुंध विकास हो रहा है, पेड़ों का कटान हो रहा है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, इसी का परिणाम है कि तापमान में वृद्धि हो रही है। एक साधारण सी बात ये है कि, और ये समझने वाली बात है कि हम अगर अभी इस समय आप और हमें जब बात कर रहे हैं तो हम एक पेड़ की छांव में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, जबकि अगर हम थोड़ा सा इससे बाहर आते हैं तो तपती धूप हमें जो है 2 मिनट भी खड़े रहने नहीं देगी। ठीक है, तो ये एक अपने आप में समझने वाली बात है कि प्रकृति ने हमेशा हमें इंडिकेट किया है। केदारनाथ की घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन थी, देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए भी। हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के सापेक्ष हम पर्यावरणीय बिंदुओं को नकार रहे हैं, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। देहरादून में जिस तरीके से तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है, और आज का ही अखबार की खबर है कि 43 डिग्री कल बुधवार का जो बीते रोज का तापमान रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 43 डिग्री का तापमान अभी है जब मई का महीना है और अभी जून आना बाकी है। मेरा ये मौन व्रत विद्युत कटौती से, अघोषित विद्युत कटौती से पीड़ित है, और साथ साथ विद्युत विभाग द्वारा जो लूट की जा रही है, जिस तरीके से मनमाने रेट बढ़ा दिए गए हैं और कई तरीके से उपभोक्ता से वसूली की जा रही है, उससे जो लोग भी त्रस्त हैं उन सब त्रस्त लोगों को मेरा ये मौन उपवास समर्पित है। और इस घोषणा के साथ यदि स्थिति में सुधार नहीं आता है तो 12 जून को चिंता की बात सारी है, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो कैसे होगा? पर्यावरण और विकास साथ साथ होगा ना, आवश्यकता के अनुसार सब चीजें होंगी। जान है तो जहान है। पर्यावरण का संतुलन नए वृक्ष लगा के हो रहा है ना, वृक्ष लगाए जा रहे हैं। आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूं कि अपने जन्मदिन पर, अपने माता पिता की बरसी पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर सब लोग वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। कुल मिलाकर धरती पर बढ़ता तापमान बेहद चिंता की बात है। विकास के साथ ही पर्यावरण का संतुलन भी जरूरी है और इस भीषण गर्मी ने पूरी मानव जाति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हम धरती को रहने के लायक रखेंगे या नहीं? क्या उत्तराखंड का 43 और दिल्ली का 52 डिग्री तापमान होने के बाद भी सरकार पर्यावरण की गंभीरता नहीं समझेगी? क्या ये विकास विनाश का कारण तो नहीं बन रहा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक और जहां उत्तराखंड में लोग गर्मी से बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिजली पानी की कटौती कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्या का सबब बनती हुई नजर आ रही है। एक और जहां पर गर्मी प्रचंड है और जिसकी वजह से इसका एक बड़ा कारण जो है वो माना जा रहा है कि पेड़ों का कटान जो है वो तेजी से हो रहा है। मैदानी क्षेत्र जो है वहां तो गर्मी पड़ ही रही है, लेकिन जो हिमालयी राज्य हैं वहां पर भी गर्मी का प्रकोप जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है कि भारी संख्या में जो पेड़ों का कटान किया जा रहा है, विकास के नाम पर कहीं ना कहीं विनाश की ओर अग्रसर है। हम क्या आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनी पाठक जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता। और देव राघवेंद्र बद्री पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत देव राघवेंद्र जी से ही करते हैं।
हम जिस तरीके से पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है या पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए विनाश का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। और हम अभी भी देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्मी भीषण पड़ती जा रही है, पेड़ों का कटान तेजी से हो रहा है, योजनाओं के नाम पर किस तरीके से पेड़ों का कटान हो रहा है। क्या कुछ कहना है सबसे पहले तो इस पर? नमस्कार यासी जी और पैनल में बैठे सभी लोगों को हमारा नमस्कार। बहुत बड़ी गहन चिंता है और ये बिल्कुल हम अलार्मिंग जो स्टेज होती है उससे आगे बढ़ चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो मुद्दा है ये काफी पिछले 20-25 सालों से चल रहा है कि पूरे जो विश्व है उसका जो तापमान है वो बढ़ने की कगार पे है और ये आने वाले 2025-30 तक 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और इस बार हमने देख लिया है क्योंकि दिल्ली का तापमान हमने पहली बार देखा है कि 53 डिग्री सेल्सियस हो गया है। चलिए हम दिल्ली की बात करते हैं क्योंकि दिल्ली एक शहरी क्षेत्र है, वहां पे विभिन्न प्रकार के मानव जनित एक्टिविटीज हो रही हैं। जितने जो एयर कंडीशंस हैं, एसी है, कल कारखाने हैं और जो मैकेनिकल पोल्यूशन है जो हमारी गाड़ियों से निकल रहा है। इस बार तो हिमालय ने भी मतलब हिमालय पे भी जो गर्मी का ऐसा कहर बरसा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो हिमालयन राज्य है वहां पे 30 से 34 डिग्री जो है दिन में जो तापमान जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसका जो सबसे, अगर मैं हिमालय की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, तो यहाँ इस बार मार्च के एंड से यानी कि अप्रैल से फॉरेस्ट फायर शुरू हो गई थी और उस फॉरेस्ट फायर लगातार वो 1 महीने फॉरेस्ट फायर चली। इतना बड़ा जंगल यहाँ पे जला, उसका जो टेम्परेचर था उसने कहीं ना कहीं यहाँ की गर्मी को बढ़ाने में योगदान दिया और इसका इम्पैक्ट आज हमारे ग्लेशियर को भी झेलना पड़ रहा है। फास्ट मेल्टिंग ग्लेशियर्स यानी कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यहाँ के हिमालय में अगर आप देखेंगे तो बर्फ आपको नजर नहीं आएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि अनियंत्रित पेड़ों का कटान, यानी कि पेड़ तो कट रहे हैं लेकिन उसकी जगह रीप्लांटेशन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हीट सन से हमारे अर्थ पे आती है उस हीट को एब्जॉर्ब करने का माध्यम हमने समाप्त कर दिया है, प्राकृतिक माध्यम हमने समाप्त कर दिया है, जिसके कारण हमें आज ये सन इमरजेंसी जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर हनी पाठक जी जुड़े हुए हैं। हनी पाठक जी, एक और जहां पर पेड़ों का कटान हो रहा है और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़, कहीं ना कहीं हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ बिजली पानी की जो कटौती हो रही है जिससे जनता त्रस्त है। तो एक और जहां गर्मी, वहीं दूसरी तरफ बिजली पानी की कटौती लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए ऐसा है यशी जी, जो अभी राघवेंद्र जी बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर ये ग्लोबल वार्मिंग और ये जो विकास हो रहा है, तो विकास भी देखिए जब धरा पे हम लोग रहते हैं और जब भौगोलिक परिस्थिति ऐसी हो जहां पे टूरिज्म के आधार पर ही वो स्टेट चलता हो ज्यादातर, तो उस जगह पर विकास को और गतिशील बनाना भी एक पार्टी का पूरी तरीके से कार्य होता है, जो वो हमारी पार्टी कर रही है। और दूसरी तरफ जो ये बात वो कह रहे हैं कि पेड़ का कटान तो हो रहा है लेकिन पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, तो मैं इस बात को सिरे से नकारती हूँ, क्योंकि जब पेड़ का कटान हो रहा है तो पेड़ लगाए भी जा रहे हैं और कोशिश हमारी तरफ से यही हो रही है कि हम लोग जो भी विकास करें उसमें पेड़ का कटान जहां तक संभव हो सके ना हो। और यही पेड़ को लगाने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले अगर शुरुआत करी गई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा करी गई थी और सबसे ज्यादा पेड़ लगाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और उसके बाद ये सोशल सर्विस वाले जो लोग हैं वो हैं। तो ये सब सोशल लाइफ वाले जो लोग हैं, जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं, वो हैं। तो इस तरीके की बात करना कि हम लोग हनी पाठक जी, सवाल ये नहीं है कि आप कितने पेड़ लगा रही हैं, सवाल ये है कि वो पेड़ सींचे कितना जा रहे हैं, वो पेड़ फल फूल कितना रहे हैं। आप पेड़ लगा दो और दूसरे दिन वो पेड़ मर जाए, ऐसे पेड़ लगाने का फायदा क्या है? जी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पेड़ अगर लगा रहे हैं तो वो फलीभूत नहीं हो रहे। अगर वो चीज नहीं हो रही होती तो आज उत्तराखंड में एक भी पेड़ नजर नहीं आ रहा होता। उत्तराखंड में जो हरियाली नजर आती है वो इसीलिए नजर आती है कि जो प्रगति हम लोग कर रहे हैं, विकास जो हम लोग कर रहे हैं,
वो धरातल पर नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह है, पहाड़ के लोग भी इस विकास से खुश है। ऐसी बात नहीं है कि पहाड़ के लोग इस विकास से नाराज हैं या संतुष्ट हैं। वो काफी खुश है कि रेलवे लाइन चल रही है। पहाड़ में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि रेल पटरी आएगी और वो चल रही है। पहाड़ में किसी ने सोचा नहीं था कि ऑल वेदर रोड बनेगी, लेकिन ऑल वेदर रोड बन रही है। हनी पाठक जी, यही समस्या है हमारी यही समस्या है कि हम विकास को इतना देखकर खुश हुए जा रहे हैं कि हम ये भूल जा रहे हैं कि उसके आगे जो परिणाम आएंगे या जो प्रकृति हमें इसका खामियाजा भुगतने के लिए जो प्रकृति हमारे साथ करेगी, उससे हम कैसे बचेंगे। हम विकास देखकर तो बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि लोग उसके पीछे नहीं देख रहे हैं कि कितने पेड़ों को काटा जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, हमारे घर पे बैठकर या कुछ किसी की भी बात हम कर ले, कौन लोग डिस्कस करते हैं कि इतने पेड़ लगाने हैं या ऐसा करना पड़ेगा या हमारे साथ पर्यावरण, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग होते हैं जो इस बारे में बात करते हैं। ये बात आप गलत कह रही है अर्शी जी। आजकल सभी लोग, पूरा आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, चाहे यूट्यूब उठा लीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेजेस उठा लीजिए, सब लोग सोशल मीडिया पर ही तो पेड़ लगाए जा रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, धरातल पर एक दो पेड़ लग जाए तो शायद भला हो जाए। आप सवाल पूछ रही है तो प्लीज जवाब भी ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, प्लीज जवाब पूरा ले लेने दीजिए। अब आपने प्रकृति की छेड़छाड़ की बात करी है, सिर्फ विपक्ष के साथियों के साथ चलेगा, मेरे साथ नहीं। जवाब तो सुन लीजिए यशी जी, जवाब मैं दूं जी। अभी शिशपाल मिश्र भाई साहब बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, मैं इनकी मुस्कुराहट थोड़ा सा छीनना चाहूंगी। ये अभी कह रहे थे, सॉरी अभी तो इन्होंने कहा नहीं, लेकिन मुस्कुरा रहे थे जब मैं बोल रही थी, तो मैं इनको बताना चाहूंगी प्रकृति से छेड़छाड़ की जो ये बात कर रहे हैं, जो केदारनाथ आपदा की बात आई थी और केदारनाथ में आपदा आई थी, बहुत दुख की बात रही और आज भी वो एक टीज बन के हमारे सामने है। तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी उस समय कितनी इन्होंने प्रकृति को छेड़छाड़ को रुकवा दिया था। जरा बताइए शिशपाल बिस्वाई साहब, अब एक छोटी सी स्माइल कर दीजिए, उस समय आपने प्रकृति से कितनी छेड़छाड़ करी थी। जो इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई थी, उस दिन क्यों नहीं भूतदास आपको रोकने में कोई एक कदम आगे बढ़ा लिया था। उस दिन क्यों नहीं कोई ऐसा काम कर लिया था जिससे इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में नहीं आई होती। क्यों नहीं उस दिन खड़े हो गए आप लोग कि प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, किसी दिन आपदा आ जाएगी। जो आज ये झंडे लगा के फिर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और स्माइल दे रहे हैं, तो आप प्लीज शिशपाल बिस्वाई साहब इसी तरह मुस्कुराते हुए मेरी बात का जवाब भी दे दीजिए। शिशपाल जी देखिए यशी जी, मेरी दृष्टि में ये जो आज का विषय है ये राजनीतिक विषय है ही नहीं है, ये जो है पर्यावरणीय विषय है और ये पूरी मानव जाति के लिए जो है एक अलार्मिंग स्टेज है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप देखिए ना जिस तरीके से देवेंद्र जी ने कहा कि जो है ग्लेशियर लगातार जो है पिघल रहे हैं और जो है आज ग्लेशियरों का आकार जो है बहुत जो है छोटा रह गया। पूरे हिमालय क्षेत्र में आपको जो है बर्फ नजर नहीं आ रही है और लगातार ये केवल ये नहीं कि उत्तराखंड में ही हो रहा है, पूरे देश के अंदर और दुनिया में जो है ये एक समस्या है। और अगर हम अब भी नहीं चेते तो निश्चित तौर पर जो है हम अपना बहुत कुछ खोने वाले हैं। क्योंकि अभी देख रहा था मैं डिस्क्रिप्शन में, आप दिखा रहे हैं कि स्कूल के बच्चे जो है गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो बेहोश हो जा रहे हैं। और अभी मैं जहां बैठा हूं मेरे पास ही कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए थे, वो तुरंत जो है कहीं जाना था जल्दी में, तो वो उन्होंने कहा हम जा रहे हैं और जैसे ही बाहर निकले तुरंत भाग करके वापिस आ गए। उन्होंने कहा बाहर निकलने की स्थिति नहीं है, इतनी भीषण गर्मी है। और आप देखिए कि कल जितना तापमान था वो 12 वर्षों की जो है रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हम उस स्टेज पे पहुंच गए आखिर। और देखिए जैसी जी बड़ी बात है, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि हमारी साथी प्रवक्ता कह रही थी कि साहब जो है पेड़ लगाने का जो बीड़ा है वो केवल भाजपा ने ही जो है शुरू किया। ऐसा नहीं है, ये सृष्टि जो है पेड़ों के मुझे एक दो फोटो दिखा दीजिएगा भाई मेरे। और ये निश्चित तौर पर जो है हम सबका मानवीय कर्तव्य भी है और रणनीति जी भी इस बात से सहमत होंगी कि निश्चित तौर पर हमें जो है मानव जाति के लिए भविष्य की चिंताओं पर जो है बहुत गहन चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। जो आज जरा कुछ कहना चाहूंगी, वो प्रकृति के साथ संतुलन बना करके अगर किया जाए, प्रकृति के साथ कम से कम जो है छेड़छाड़ जी विस्तार से बातचीत करेंगे। पहले और लोगों के रिएक्शंस ले लेते हैं फटाफट, उसके बाद आते हैं। ठीक है कुछ कहना चाहूंगी जी जी हनी पाठक जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, बहुत सारे लोग हैं। उसको बर्बाद कर दो। ठीक है रुकिएगा, रुकिए शिशपाल निश्चित तौर पर शिशपाल जी रुक जाइए। हनी पाठक जी जी देखिए, अब तो मेरे भाई ने एकदम ऐसा कर दिया शिशपाल भाई साहब ने कि इस डिबेट को अब राजनीतिक मुद्दा नहीं देने वाली बात कह दी। तो अब मैं चलिए छोड़िए पक्ष की इस तरह की कोई बात करना ही नहीं चाहूंगी, इसको दूसरे रूप में लेके चलते हैं, एक सार्थक बहस करते हैं
कुछ सहयोग शीशपाल भाई साहब की पार्टी करेगी, कुछ हम करेंगे, और इसमें जो योगदान हो सकेगा वो हम निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन भाई ने मेरे वो जवाब नहीं दिया कि उस समय प्रकृति पे कितना भार आ गया था और क्यों आपदा आ गई थी, इस बारे में जवाब नहीं दिया। चलिए, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया कि इस पे राजनीति न करें, हमारा विषय नहीं है। शीशपाल जी अभी कह रहे थे कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन हरीश रावत जी मौन व्रत पर बैठे हैं। ठीक है शीशपाल जी, वापस आएंगे हम, रुक जाइएगा। पीसी थपलियाल जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं इस पर। हरीश रावत जी के पास कोई काम ही नहीं बचा है। रुक जाइए यसी जी, अब जवाब दे लूं? शीशपाल जी आपने सवाल किया है हरीश रावत जी के मौन व्रत पर। शीशपाल जी मैं जवाब ले लूंगी, मुझे प्लीज, और भी लोग हैं हमारे पास, रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र करिए। पीसी थपलियाल जी अपनी टिप्पणी करेंगे प्लीज। आ रही है बाहर ये कहने को कि देखो मैंने मौन व्रत रखा है, 15 हनी मिनट पाठक जी, मौन व्रत उनका होता नहीं, डिबेट में बाइट देना शुरू कर दे रहे हैं। हनी पाठक जी प्लीज, हनी पाठक जी प्लीज, हनी पाठक जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। पीसी थपलियाल जी, देखो ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये विश्व स्तर का मुद्दा है, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि जब कभी भी विश्व के देश बैठते हैं इस चिंता के साथ, तो वहां पे विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में एक संघर्ष हमने देखा है कई बार होते हुए, जहां पे कि विकसित देश कई ऐसी हमारे ऊपर जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई तुम ये नहीं करोगे। गैस उत्सर्जन जो हो रहा है, जो ओजोन को हार्म करने वाली गैसेज हैं, उसका सबसे ज्यादा अगर कहीं से हो रहा है तो विकसित देशों के माध्यम से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, इसमें मुख्य कारण ये है कि हम एक हिमालयन राज्य हैं और हिमालय विश्व के पर्यावरण का सबसे बड़ा केंद्र है, इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है। हम लोग तू मैं की न करके हम ये सोचे कि आफ्टर ऑल ये राजनीतिक मुद्दे से ऊपर मुद्दा है। ये मुद्दा आज पूरे देश, पूरा विश्व उबल रहा है और उस उबलने के साथ चिंताएं बढ़ रही हैं कि आखिर किस तरह से हम इस स्थिति से निपटेंगे, क्योंकि हमारा आने वाला जो भविष्य है वो बहुत खतरे में नजर आ रहा है। और वहां पे हम ये बोले कि साहब, तो आपने देखा होगा कि अभी उत्तराखंड की सरकार ने एक निर्णय लिया था एडमिन सिटी बनाने का, तो इसी सरकार के माध्यम से दिल्ली में उन्होंने बोला कि अरे तुम तो एडमिन सिटी रायपुर में जंगल काट के बना रहे हो। उन्होंने तुरंत आगाह किया उत्तराखंड सरकार को कि खबरदार, डोंट टच इट, मतलब तुम क्यों इन जंगलों को काट कर एडमिन सिटी बना रहे हो उत्तराखंड में। और एडमिन सिटी भी यानी तीसरी विधानसभा, जिसका उन्होंने छुप कर एडमिन सिटी नाम दिया। हमने इसका बहुत भारी हल्ला मचाया। हमने हल्ला तब भी मचाया जब हमारे जो केदारनाथ, जिसको हम आज से नहीं, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी जो हमारे 4 धाम हैं, इनको हमने कई अनंत काल से इनका हम संरक्षण करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम विवश नजर आ रहे हैं। आज जब केदारनाथ में केदारपुरी बन रही है, बद्रीनाथ में बद्रीशपुरी बन रही है, और वहां पे जिस तरह का ड्रोन से देश का प्रधानमंत्री देख रहा है उस विकास को, तो निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए चिंतित लोगों को घबराहट हो रही है कि हमारा भगवान सीधा हिमालय पे चोट कर रहा है, उस पे घात लगा रहा है। वहां पे चिंताएं होती है। हमारी चिंताएं वहां पे होती हैं कि जब हम बोल रहे थे कि भाई ये जो हमारे पास सड़कें हैं ये अनंत काल बहुत, मगर हमारी चारों जो यात्राएं हैं वो कंप्लीट हो जाती है। हमें बहुत सैर सपाटा तेजी से जाते हुए क्यों करना चाहिए? क्यों इतनी चौड़ी सड़कें उत्तराखंड में निर्माण करें कि जिसमें हमें लाखों और हजारों पेड़ काटने पड़े? वो चिंताएं पर्यावरणवादियों ने उठाई है। लेकिन थपलियाल जी, आपको नहीं लगता कि हमें इस पर इसके अल्टरनेटिव पर बात करनी चाहिए, क्योंकि विकास भी जरूरी है। कब तक आप उन सकरी सड़कों से चलते रहेंगे? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। लॉजिक तो इस बात में है कि हम कैसे पर्यावरण को बचाएं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो लाजर होता है।
गर्मी ने सताया और बिजली पानी ने रुलाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे, जिस तरीके से हम बात करें आज पर्यावरण को लेकर भी कि कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कैसे अब उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि भीषण गर्मी हिमालय राज्यों में भी देखने को मिल रही है। न जाने कितने साल पुराना रिकॉर्ड अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह जो है वो पेड़ों का कटान है, प्रकृति से छेड़छाड़ है, साथ ही साथ जो बिजली और पानी में कटौती हो रही है जिससे आज जनता त्रस्त है। इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, इसी मेरी आधी बात का तो जवाब आपके सवाल में ही निहित है, जिसमें आपने कहा कि कई पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि गर्मी सिर्फ आज ही नहीं पड़ रही है, पहले भी पड़ती रही है और पहले भी टेम्परेचर इस तरह से फ्लक्चुएट होता रहा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती रही है। ठीक है, लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि जो चीज़ें लगातार अब स्थितियां बनती जा रही हैं जो नकारात्मक दिशा में है, सकारात्मक दिशा में नहीं है। ठीक, अगर हमने कोई रिकॉर्ड टूटने की बात की है तो वो एक दिन का रिकॉर्ड है जो एक बार बना था, एक बार कभी तापमान में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम जिस तरह से देख रहे हैं, आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमाम जगह के राज्यों में लगातार तापमान में वृद्धि और निकल करके आ रही है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके जो दो बड़े कारण हैं जो मैं महसूस करता हूँ, एक तो बड़ा कारण ये है कि न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हम उस थ्योरी पर बहस तो करते हैं लेकिन उस थ्योरी को अप्लाई नहीं करते और उसका जो खामियाजा है वो हम अब भुगत रहे हैं। ठीक, आपको ध्यान होगा ऐसी कि 2015 में उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे और वो 26 जनवरी को भारत आए हुए थे। तो पेरिस जलवायु समझौते को लेकर के वो लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल रहे थे, क्योंकि ये एक बड़ा विषय रहता है विकसित और विकासशील देशों के बीच का। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जिस तरह की जनसंख्या है और हमारा उस तरीके से हमारे यहाँ जो रोजगार की स्थिति है, तो ऐसे में जो उद्योग धंधे हैं उनकी एक बड़ी भूमिका है और वो कटघरे में भी हैं कहीं ना कहीं। ठीक, क्योंकि जो वैश्विक तापमान में ग्रीन हाउस गैसेस की जो वृद्धि हो रही है, जो ओजोन इफेक्ट निकल करके आ रहा है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें सीधे धरती पर पहुंच रही हैं, स्किन डिजीज़ हो रही हैं, तापमान में वृद्धि हो रही है, ये तमाम सारी बातें हैं। लेकिन उन सब के साथ साथ जो भारत का सामाजिक ताना बाना है, जिसमें हम लगातार ये देखते हैं कि भारत का जो समाज है वो वनों को लेकर के, उनके लिए वन सिर्फ एक क्षेत्र जहाँ पेड़ से संबंधित एक क्षेत्र नहीं है। भारत में वन पूजे जाते हैं, पेड़ पूजे जाते हैं। यहाँ पीपल के पेड़ की भी पूजा होती है, यहाँ आम के पेड़ की भी पूजा होती है ना, यहाँ बड़ के पेड़ की पूजा होती है। ठीक, और व्रत भी रखे जाते हैं। तो भारत का जो समाज है वो पर्यावरण प्रेमी समाज है, पर्यावरण के साथ सीधे जुड़ा हुआ समाज है। लेकिन अब जब डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जब किसी भी परियोजना की DPR तैयार की जाती है तो उसमें इनके नफ़े और नुकसान दोनों के बारे में चर्चा होती है, लेकिन जब वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें जो हम एनवायरनमेंट वाला पार्ट है हम उसकी अनदेखी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ध्यान उस तरफ होता नहीं है, हमारा ध्यान जो सामने हमारे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारा ध्यान उस पर होता है। ठीक, अभी कुछ समय पहले मैं गडकरी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेड़ जो है भारत में सड़कों के निर्माण में, हाईवेज के निर्माण में कटे हैं। ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले उनका कहना ये था कि उन्होंने उससे दुगने संख्या में पेड़ लगाए हैं और उन्होंने बाकायदा जो NHI डिपार्टमेंट है, नेशनल हाईवे का जो डिपार्टमेंट है, वो उनके रखरखाव की व्यवस्था भी देख रहा है। ठीक, अब जब हम उत्तराखंड को देखते हैं और ख़ासकर जब हम देहरादून में बैठे हुए हैं, ये तो जो कारण मैं आपको बता रहा था ये वो वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यवस्थाएं रही हैं। लेकिन अभी जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की साथ एक बड़ी विडंबना ये है
कि उत्तराखंड का जो वन क्षेत्र है वो 70% से ज़्यादा वन आच्छादित है, और मैं महसूस करता हूं कि इसका 70% वन आच्छादित होना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसान का कारण बन रहा है। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि भाई 70% वन है यार, 2-4-5% वन अगर हम काट भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे ये मंशा दिखाई देती है। देहरादून में कई ऐसी सड़कें हैं जो 10 साल 15 साल पहले जिन सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष हुआ करते थे, घने वृक्ष हुआ करते थे, ठीक, और अब जब वो सड़कें चौड़ी हुई तो स्वाभाविक सी बात है कि सड़कों के चौड़ीकरण के लिए उन पेड़ों को काटा गया, कहा गया कि इनके पेड़ कहीं और कहीं और लगा दिए गए हैं, लेकिन आज तक हमें नहीं पता कि, या किसी को भी नहीं पता, या कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ बता दे, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों या यूकेडी के हों, कि भाई वो पेड़ कहाँ लगे हैं, कोई नहीं बता सकता। इतिहास में हम जरूर पढ़ते थे कि जब हम उतने विकसित नहीं थे, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जो मुख्य मार्ग हुआ करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने वाले मुख्य मार्ग हुआ करते थे, उनके दोनों तरफ जो हैं फलदार पेड़ लगाए जाते थे, छांव वाले पेड़ लगाए जाते थे। आजकल सड़कों से छांव वाले पेड़ हटाए जा रहे हैं, ठीक, ये हमारा विकास है, ठीक। हमारी सड़कें इतनी चौड़ी हो गई हैं, लेकिन सड़कों के बीच में जब हम डिवाइडर की जो जगह हैं, हम उन जगहों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसके बाद से यहाँ इतना सारा क्षेत्र अब कवर अप हो चुका है कि छोटी सी भी बरसात देहरादून में बड़ा जल भराव का कारण बन रही है, ठीक। धरती में पानी नहीं जा रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, ठीक, ये समस्याएं निकल करके आ रही हैं। और एक टाइम ऐसा था देहरादून में, जब देहरादून में नहरें हुआ करती थी, ईस्ट कैनाल रोड, वेस्ट कैनाल रोड, इस नाम से यहाँ सड़कों, जो आज सड़कें हैं बनी हुई, यहाँ बड़ी बड़ी नहरें हुआ करती थी। और गर्मी के मौसम में जब तापमान में वृद्धि होती थी, तो जब हवाएं उन जल धाराओं से टकराते थे तो वो तापमान को मेंटेन करने का काम करते थे। विकास के नाम पर देहरादून में वो सारी नहरें कवर अप हो गई, ठीक, और हम सीमेंट के धरातल पर आ गए। अब सीमेंट के धरातल पर आ गए तो वो जब जिस तरह से तप रही हैं, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि जो देहरादून में, ये बात तो पर्यावरण की हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बिजली कटौती और जिस तरीके से पानी की समस्या की लोगों को हो रही है। आऊंगी मैं शीशपाल जी, इसके बाद आपके पास आती हूँ मैं। कुलदीप जी, देखिए जैसी उत्तराखंड में, जी देखिए, जैसी उत्तराखंड में ये बिजली कटौती एक बड़ी समस्या रही है, और एक बहुत बड़ी विडंबना इस राज्य की ये है कि देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े डैम में शुमार टिहरी डैम उत्तराखंड के में है, उत्तराखंड में बना हुआ है। इसके अलावा न जाने कितनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं, कईयों पर कार्य अभी गतिमान है, ठीक है। बावजूद इसके उत्तराखंड में बिजली को लेकर के हमेशा रोना रहा है। दिल्ली का क्षेत्र, जहां कोई भी डैम नहीं है, जो तमाम अन्य राज्यों से बिजली खरीदते हैं, उसके बावजूद भी वहां बिजली की कीमतें भी और बिजली की उपलब्धता भी बनिस्पत उत्तराखंड के बेहतर स्थिति में है, ठीक। ये सरकार को देखना होगा कि भाई वो जो यूपीसीएल जिस तरह की बिजली खरीद रहा है और उसके स्टोरेज की यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, टिहरी डैम प्रोजेक्ट का टीएसडीसी के साथ बातचीत करके, या अन्य जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो गतिमान हैं उनकी स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह की स्थितियां निकल करके आ रही हैं, ये आपदा में कहीं ना कहीं अवसर तलाशने वाली बात हो रही है, जो एक बड़े भ्रष्टाचार का संकेत दे रही है। और मुख्यमंत्री को और सरकार को चाहिए कि वो इस तरफ ध्यान दें और कड़े निर्णय ले सके। ठीक है, समीक्षा की जरूरत है सरकार को। शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करेगा, उसके बाद हनी पाठक जी आती हूँ मैं आपके पास। हाँ यशी जी, आपने मेरे से सवाल किया था कि आप राजनीति न करने की बात कर रहे हैं पर्यावरण के विषय पर, और हरीश रावत जी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी राणा जी ने विस्तार से बात रखी कि बिजली कटौती और पेयजल की समस्या से जो है राजधानी की जनता ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता परेशान है। और राजधानी का तो ये हाल है बिजली कटौती का कि मैं यहाँ 1 घंटे से जो है बिजली कटौती की मार झेल रहा हूँ। बिजली आई नहीं और सुबह से यही हाल है, 2 मिनट के लिए दर्शन देने आते फिर अंतर ध्यान हो जाती है। तो आप कह रहे थे कि 2-4 कार्यकर्ता आपके यहाँ क्योंकि एसी चल रहा था इसलिए रुक गए थे, वो गए नहीं धूप में? नहीं, मैंने कहा ना बीच बीच में दर्शन बिजली कटौती की बीच बीच में
बीच बीच में ये चीज लाइट आ रही है और फिर गायब हो रही है, 1 घंटे से आई नहीं। मैं 1 घंटे पहले की आपको बात बता रहा था। चलिए। और पेयजल में का भी ये है कि कई क्षेत्रों में तो जो है पानी दर्शन ही नहीं दे रहा। वो इसलिए नहीं दे रहा कि लो वोल्टेज के कारण ट्यूबवेल चल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आदरणीय हरीश रावत जी ने जो है मौन व्रत रखा कि सरकार जाके इस मुद्दे का और इसकी गंभीरता को समझ करके इसका समाधान करे। तो इसमें बुराई क्या है? और हनी जी ने मेरे से एक पूछा था कि जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी तो साहब तब ये क्या था? एक होती है आपने देखा होगा कि आपदा, और एक होती है देवी आपदा। एक है कि मानव निर्मित इंसानी छेड़छाड़ से जो है अनुचित विकास के कारण, और 2013 में जो आपदा थी वो देवी आपदा थी और उसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था उस समय। तो उसको जो है इस विषय में घसीटना जो है मुझे नहीं लगता उचित होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, कोई भी नहीं चाहता कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो, चाहे सरकार आपकी हो या हमारी हो। और निश्चित तौर पर ये है कि अब जो इस समय देखिए, आप देखिए जो एक विकास का पैमाना आप देख रहे हैं जिसके लिए पेड़ों की बलि दी जा रही है, उसका विरोध हो रहा है। पर्यावरणीय विशेषज्ञ लगातार चिंता जता रहे हैं। सहजधारा रोड की बात देख लीजिए आप, कितना विरोध हुआ, तब भी सरकार नहीं मानी। और अभी राणा जी कह रहे थे कि हरीश रावत जी को चाहिए कि वो मौन व्रत छोड़कर सरकार को सुझाव दे। मौन व्रत रख लेने से क्या हो जाएगा? यशी जी 2 उदाहरण आप मुझे दे दीजिए। इसी साल की बात है, पिछले साल देखिए चक्रोता में, कनासर में, बड़कोट रेंज में कितने जो है दुर्लभ पेड़ काटे गए, अंधाधुंध तरीके से काटे गए, और आज तक कोई जो है बड़ी कार्रवाई, केवल एक डीएफओ सस्पेंड किया गया, बाकी कौन जिम्मेदार थे आज तक कुछ पता नहीं। और यही मामला अल्मोड़ा में आया था कि अल्मोड़ा के डीएफओ ने 5 सालों में जो है हजारों पेड़ों को काटने की परमिशन दी। जब मामला उठा तब उनकी जो है पावर सीज गई कि वो आप पेड़ कटाने की अनुमति नहीं देंगे। तो अधिकारियों की जो मनमानी है, जो विकास के नाम पर पेड़ कटान का खेल चल रहा है, उस पर बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए। और जहां तक बात है सरकार की, हम साथ पेड़ लगाते हैं, कहां पेड़ लगाते हैं? रिस्पना का जीर्णोद्धार, यसी जी आपने तमाम डिबेटें की, 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगे, कहां है वो 2.5 लाख पेड़? आप पर अगर हम खोजने निकलेंगे तो 4 पेड़ भी आपको नहीं दिखाई देते। तो हमें जो है ईमानदारी के साथ पौधारोपण का अगर हम कार्य कर रहे हैं तो पेड़ को आगे बढ़ाने की भी जो है जिम्मेदारी लेनी होगी, हरियाली नजर भी आनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जब तक हम सब गंभीर नहीं होंगे। शिशपाल जी वापस आएंगे। हनी पाठक जी, मैं चाहूंगी कि जरा आप इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें। ये जो बिजली कटौती हो रही है, ये जो पानी की समस्या लोगों को हो रही है, अभी जैसा कि यहाँ पर कुलदीप जी कह रहे थे कि उत्तराखंड की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि टिहरी डैम है उत्तराखंड में, और उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को बिजली महंगी मिल रही है, प्लस जिस तरीके से गर्मी के दिनों में कटौती हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। डैम में जो पावर सप्लाई का प्रोजेक्ट है, शिशपाल बिष्ट भाई साहब जरा मुझे ये बताइएगा, और कुलदीप जी आप भी बताइएगा कि ये यूपी और उत्तराखंड जब एक हुआ करता था तो यूपी ने इसका निर्माण किया था कि उत्तराखंड ने नहीं किया था? जरा इतिहास में झांकिएगा। इसका निर्माण यशी जी यूपी ने किया था, इसका डेवलपमेंट यूपी ने किया था, क्योंकि तब यूपी और उत्तराखंड एक हुआ करता था और पूरा पैसा यूपी का लगा था। इस कारण हम लोगों को 30% बिजली मुश्किल से वहां से उपलब्ध हो पाती है, और 70% से ज्यादा 70% करीब बिजली यूपी की तरफ जाती है। इसकी सबसे बड़ी विडंबना ये है, और इसी पर अभी वार्ता चल रही है यूपी के मुख्यमंत्री के साथ और ये हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बीच इस पर वार्ता चल रही है। जो भी निर्णय होगा अच्छा होगा, क्योंकि दोनों हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जो हितैषी कार्य होगा वो ही उत्तराखंड के हित में निश्चित रूप से लिया जाएगा। दूसरी बात का मैं आपको जवाब देती हूँ। अभी शिशपाल भाई साहब कह रहे थे, खुद ही अपनी दोनों बातों में फंसे हैं। उन्होंने कहा प्राकृतिक आपदा प्रकृति के बोझ के तले आई थी, इस कारण उस पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए यशी जी। मैंने तो शुरुआत में ही आपको कहा था कि वो एक टीस है जो हमेशा याद रहेगी, यादों के झरोके में बनी रहेगी। तो मुझे एक बात बताइए, उस समय इतनी प्राकृतिक दबाव डल रहा था सृष्टि उत्तराखंड की धरती पे, क्या हरदा सो रहे थे? मौन व्रत नहीं रख पा रहे थे क्या? मौन व्रत नहीं रख पा रहे थे कि अनशन नहीं कर पा रहे थे कि वहां पे जोशीमठ में जाकर लेट नहीं पा रहे थे कि वहां पर हल्ला नहीं कर पा रहे थे? क्या नहीं कर पा रहे थे? क्यों अभी मौन व्रत सिर्फ उनको इसी तरह से रखना आता है क्या? और तीसरी बात, गर्मी तो काफी दिन से चल रही है, मौन व्रत रखने का टाइम अब आया क्या? कहाँ लुप्त थे? रह के ट्यूबलाइट की तरह जलते हैं क्या?
कि वीरेंद्र जी की अभी आप से चाहते जश्न हैं मनाना कि शुरू कर जो दिए है 4 जून सरकार कांग्रेस के को। खिलाफ जुलूस प्रदर्शन करे। अरे मेरे भाई, आपके उसमें नहीं बोल रही थी मैं, थोड़ा समय दे दो फिर आप बोलना, ठीक है। तीसरी बात यशी जी, आपकी बिजली की बात मैंने जवाब दे दिया। पेयजल संकट की जहां तक आप बात कर रही हैं, बिजली कटौती निश्चित हो तौर रही है पर जो, उस पर आपने जवाब नहीं दिया ना अभी। देखिए, उस पर भी मैंने आपको जवाब, टिहरी डैम वाली बात आपने मेरे से पूछी, कुलदीप जी ने ये बात सवाल उठाया, टिहरी उसका डैम जवाब की मैंने नहीं ना आपको सिर्फ, दिया। तो क्या और इलेक्ट्रिसिटी सुनिए, प्रोवाइड ही नहीं होगी कभी उत्तराखंड के लोगों को ठीक तरीके अपनी से? सुनिए बिल्कुल होगी। अभी कुछ दिन पहले एक डाटा आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो बिजली की आपूर्ति है वो इतनी ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ गर्मी की वजह से इतनी ज्यादा हो रही है कि हमें 30% बिजली की और आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हर कमरे में एसी, कूलर वगैरह वगैरह चल रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो उसकी वजह से हमें 30% लाइट की और आवश्यकता है, जिस पर सरकार कार्य कर रही है। लेकिन कुछ समय के लिए इसको सामान्य करने के लिए और सही पटल पर लाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए बिजली कटौती हो रही है। शीशपाल भाई साहब कह रहे हैं कि इनके वहां 1 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, मेरे यहाँ तो लगातार लाइट आ रही है, कोई इन्वर्टर नहीं चल रहा है, यशी जी एसी चल रहा है। पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं। हाँ, रात में थोड़ी देर देखिए, अरे डिबेट में तो बीच में मत बोलो प्लीज भाई। अरे मेरे भाई, अरे रिक्वेस्ट कर रही भाई, प्यार से रिक्वेस्ट कर रही, प्यार से रिक्वेस्ट कर रही, प्यार से रिक्वेस्ट कर रही। ठीक है, रात, अब पूरी बात तो खत्म होने दो। यशी जी, रात में कटी थी लाइट, मैं आपसे चैनल में बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि हनी पाठक का घर है तो पूरा मोहल्ला हनी पाठक ने खरीद लिया। रात में कटी थी, 3-4 बार कटी थी, 15 to 20 मिनट के लिए रात में कटी थी। तो वो मैं बुरा इसलिए नहीं मान रही क्योंकि देखिए मैं अपने घर के अंदर रह रही हूँ, एसी में रह रही हूँ, थोड़ी देर में कमरा ठंडा हो जा रहा है। तो ये चीज कहना कि एकदम गर्मी में लथपथ हो जा रहे, भाई जी इतना भी झूठ मत बोलो, आपके घर भी एसी लगा ही हुआ है, तो थोड़ी देर में गर्मी में ठंडक आ ही जाती है। तो प्लीज झूठ भी बोलो तो नफा तुला बोलो, इतना नहीं कि लपेटने में ही प्रॉब्लम हो जाए। पानी के संकट की जहां तक आपने बात करी, नहीं देखो, आपने खुद कहा राजनीति मत करो, तो मैं देखो एकदम राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं राजनीति कर ही नहीं रही हूँ, मैं राजनीति कर ही नहीं हूँ। जो सवाल मुझसे यशी जी पूछ रही हूँ एज ए एंकर, उसका जवाब मैं दे रही हूँ। उन्होंने तीसरा सवाल मेरे से किया पेयजल का। निश्चित तौर पे यशी जी, मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में चैनल के माध्यम से कि पानी की प्रॉब्लम हो रही है। इस पर बात चल रही है, एमडीडीए से भी बात चल रही है, पेयजल मंत्री से भी बात हुई है, पेयजल मंत्री ने इसकी बैठक भी करी है आज। और निश्चित तौर पर जो निकल कर आएगा समाधान वो जनता के हित में होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। और जल के मिशन को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चले हैं। हर घर जल, हर घर जल, हर घर नल पहुंचाने का जो हमारा मिशन है वो धरातल पर नजर आ रहा है। आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे दुर्गम क्षेत्र में चले जाइए, हर घर में नल है। जी वापस आएंगे, रुक जाइए। यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम हो रही है उसको निश्चित तौर पर ठीक है। देव राघवेंद्र भद्र जी का रुख कर लेते हैं। देव राघवेंद्र जी, अगर हम बात करें तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपसे हम सोल्यूशन पर बात करें, जो कि काफी बेहतर होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि उन सोल्यूशंस पर सरकार काम करेगी। जी यासी जी, देखिए सबसे पहले तो जो मैंने यहाँ पे अभी सारे विशेषज्ञों को सुना, देखो देहरादून में बैठ के एसी में बैठ के कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग पहाड़ों में बैठे हैं, गाँव में बैठे हैं, और एसी हमने देखा नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, क्या अभी जो गर्मी की मार है, चलो जो बड़े लोग हैं वो तो एसी में बैठ जाएंगे, लेकिन एक समाज हमारा ऐसा भी है जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो बिजली जाने पे वो लोग कैसे अपना गुजारा करते होंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में रूस पहले नंबर पे है जिसके पास सबसे ज्यादा पेड़ हैं, और रूस एक विकसित देश है, विकासशील नहीं है, उसके पास सबसे ज्यादा पेड़ है। और भारत के पास 3218 करोड़ पेड़ हैं, और हमारा जो पायदान आता है वो 103 या 135, जो हम इस कैटेगरी में आते हैं, हम कहीं भी इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो आप इस आंकड़े से खुद लगा लीजिए कि हम पेड़ों के क्षेत्र में कहाँ हैं भाई। और जिन पेड़ों की आप बात कर रहे हो तो हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं। आप वनों की अगर बात करें तो उसमें पंचायती वन और जो हमारे ग्राम सभा के वन, हिमालयन वन, वो तो सारे हमारे पूर्वज लगा के चले गए। आप कहीं भी ये बताइए कि अभी ऑल वेदर रोड की बात हो रही थी, मैं एज ए एनवायरमेंटलिस्ट, मैं एनवायरमेंट का स्टूडेंट भी हूं, उस पर शोध कर रहा हूं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो ये ऑल वेदर रोड कटी हैं, इनमें बहुत ही एंडेंजर स्पीसीज के पेड़ भी कटे हैं, जो कि तापमान को कम करने में अपना योगदान देते हैं। तो वो पेड़, उसकी जगह कितने पेड़ लगे हैं ऑल वेदर रोड पे, क्या इसका आंकड़ा है? और अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं कुलदीप राणा सर, वो कह रहे थे कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो एक रिपोर्ट होती है, उसे कहते हैं EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट।
वो होता है, उसमें हेयरिंग होती है, उसमें ये देखा जाता है कितनी एंडेंजर स्पीसीज हैं, कितने एनिमल खत्म हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, प्रोजेक्ट बन जाता है। अभी आप डैम की बात कर रहे थे, क्या डैम, हमें बिजली तो चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि मैं शहरों में रहूं, मुझे गांव भी चाहिए, बैठा रहूं बड़ी बड़ी इमारतों में पेड़ों को काटकर, लेकिन बदले में छांव भी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता ना, छांव के लिए तो पेड़ तो लगाने ही पड़ेंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है, हमें इंडिविजुअल रूप से कोशिश करनी पड़ेगी। हमें इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना पड़ेगा कि हम नेचर के लिए हम अपनी आदतों पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अभी पाठक जी, पाठक मैडम कह रही थी, देखिए हमारे तो प्रधानमंत्री का गोल है कि भाई हम 5 सस्टेनेबल गोल का इन्होंने जो G20 है उससे प्रॉमिस किया है कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा जाएंगे, हम अपने कार्बन न्यूट्रल की दिशा में ज्यादा जाएंगे कि भाई हम कम से कम जो है कार्बन को जो है उत्सर्जित करेंगे। तो इस दिशा में कार्य कितना हो रहा है ये सोचने का विषय है। तो मेरा जो मोटा सोल्यूशन है कि भाई हम देखिए, हम जितना ज्यादा AC यूज करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने इलेक्ट्रिक यंत्र हैं, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये आखिरकार एटमॉस्फेयर में ही तो जा रहा है ना। तो इस पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप इस पे बात करने के लिए तो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन ये है कि पेड़ लगाना एक सोल्यूशन नहीं है कि हमने पेड़ लगा दिया, ये एक सोल्यूशन नहीं है। हमें जैव विविधता की दिशा में काम करना पड़ेगा, हमें ग्रीन बेल्ट की दिशा में काम करना पड़ेगा। अगर देहरादून है तो इसके सराउंडिंग में ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए जो कि खत्म हो रही है। और अगर प्रोजेक्ट है तो पेड़ों को काट कर ही वो प्रोजेक्ट क्यों बनाए जा रहे हैं? आप खलंगा का एग्जांपल दे रहे थे, तो खलंगा में 1000 पेड़ काटे जा रहे थे साल, और टिकटॉनिया के, तो कोई और जगह नहीं थी। तो आप इस पे एनालिसिस कर सकते हैं एज ए एनवायरमेंटलिस्ट। हम तो इस पे आवाज उठाएंगे, हम तो अपना बातें रखेंगे। वापस आते हैं आपके पास, पीसी थपलियाल जी। देखो, जहां राजनीति की समझ वहां पहुंच जाए कि कह रहे हैं कि जब टिहरी डैम था तो उसमें उत्तर प्रदेश का पैसा लगा, कितना दुख होता है मुझे। उस समय उत्तराखंड था ही नहीं। देखो क्या विजन है हमारे नेताओं। यानी जब कभी अगर झारखंड अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बिहार और मध्य प्रदेश सरकारें ये बोले कि साहब वहां पे जो भी प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं वो बिहार के पैसे से लगा है या मध्य प्रदेश के पैसे से लगा है। उन्होंने कभी नहीं बोला ऐसा। वहां जो भूभाग अलग हुआ है, उस अलग भूभाग में जो संवैधानिक अधिकार होता है जल जमीन जंगल पे, उस भूभाग की सरकार का होता है। बिल्कुल बहुत सही बात है। बिल्कुल बोल रहा हूँ कि टिहरी डैम पे हमारा संवैधानिक अधिकार है। बहुत सही बात है। हमें केंद्र में सरकार भाजपा की, यूपी में भाजपा की सरकार, और हमारे छाती पे ये छुरा भोंकने वाले आज इस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दुख होता है, बहुत दुख होता है। और ग्रीन बोनस, जो ग्रीन बोनस की बात होती है वो कहाँ है? तो ग्रीन, आज यूपी केवल 7% बिजली है। जो पेड़ हैं उनके से पूरे यूपी के पास 7% जंगल है और उत्तराखंड के पास 70% जंगल। क्या हमने ठेका ले रखा है इस देश में? तुमने मैदान के पेड़ पूरे समाचट कर दिए विकास के नाम पे, और तुम केवल हम पहाड़ के लोगों को सीधा मतलब कटघरे में खड़ा करते हो। जब हम डिमांड करते हैं कि हमें ग्रीन बोनस दिया जाए, उस समय ये पीठ फेर देते। इन लोगों ने हमारे साथ जो धोखा किया है, इसीलिए आपने सोनम वांगचुक ने कहा था कि ये उत्तराखंड के जो लोग हैं ना, ये सबसे बड़े नपुंसक लोग हैं इस समय, जिनको मालूम भी नहीं है कि हमारा क्या अधिकार है। उनको पता ही नहीं है। वो केवल मोदी 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 करके आंख बंद करके अंध भगत बने हुए हैं उत्तराखंड के लोग। उनको ये नहीं मालूम कि पूरा जो अधिकार है इनका, इन वन पे, इन जंगलों पे, इन संसाधनों पे, उस अधिकार को छीना जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत छीना जा रहा है, जिस आवाज को हम बार बार उठाते हैं और उसको ऐसे लोग दबा दे रहे हैं। देखिए आप, तो अपने लोग हैं। हनी पाठक जी, यूपी ने पैसा लगाया था। मैं ये कहता हूं कि जब अगर उन्होंने, यूपी ने हमारे टिहरी डैम पे अधिकार जमाया है, तो राज्य बनने से पहले जो कोई प्रोजेक्ट पूरे यूपी में बना, उसमें हमारा अधिकार होना चाहिए। वहां के जितने जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वहां पे हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। मैडम, इसको पूछने हनी पाठक जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा, उसके बाद शीशपाल जी आपके पास आते हैं। डाउन करो थपलियाल जी, बीपी डाउन करो अपना, बहुत हाई हो गया। सुनो, मैं एक बात बताऊं आपको थपलियाल जी,
थपलियाल जी इतने अग्रेसिव मत हो, बहुत दिल पे मत लो, आप बातें शांत हो जाओ, सुन लो। बात करती है इन्हीं की सुन लो पहले यशी जी। ऐसी राजनीति। थपलियाल जी, हनी पाठक जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा प्लीज। आपकी क्रोध हनी पाठक जी, हमारे पास वक्त की कमी है, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। देखिए किसके बीच में बोल दिया मैंने, किसके बीच में बोल दिया मैंने? हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि हम आक्रोशित हैं। ठीक है, कुलदीप राणा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी फटाफट। जी देखिए यसी इस पूरे मुद्दे पर जिस प्रकार से पर्यावरणविद हैं देव राघवेंद्र, उन्होंने जो बातें बताई बिल्कुल बहुत सही बातें हैं, लेकिन समस्या ये है कि इन बातों को धरातल पर उतारेगा कौन और उतारेंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि समय के साथ हम सब लोग सरकारों पर डिपेंडेंट होते गए हैं, हमने अपनी व्यवस्थाएं खोई हैं। उत्तराखंड राज्य देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जंगलों को हमारी महिलाओं ने रोपा है। वन पंचायतों में सबसे ज़्यादा महिलाएं हुआ करती थी, महिलाओं ने रोपा है। मैं जिस जगह से आता हूं, जिस गांव से आता हूं, उसका पूरा जंगल जो है महिलाओं ने रोपा है। लेकिन एक अजीब आश्चर्य है ये कि पुरस्कार हमेशा पुरुषों के हाथ में गए हैं। यहाँ पे पर्यावरण में आज तक उत्तराखंड में किसी महिला को पद्मश्री नहीं मिला है। मिला हो तो शायद अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरे इसको दूर करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक, लेकिन समय के साथ अब हमें इस तरफ ध्यान देना होगा, चीज़ों में विकास में महिलाओं की भूमिकाओं को बढ़ाना होगा, पर्यावरणीय बिंदुओं को लेकर के महिलाओं को हमें आगे लाना होगा। महिलाएं अपने जंगलों को बहुत अच्छे से समझती हैं। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी विकसित करना है, पर्यावरण में भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, जहां एक और गर्मी का सितम जारी है तो वही दूसरी ओर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जिस तरीके से पेड़ों का कटान हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए भी ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही, और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, आजम खान को 10 साल की हुई सजा। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, आजम खान को हुई 10 साल की सजा। कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बरकत अली ठेकेदार को भी दोषी पाया है। डूंगरपुर मामले में आजम खान को हुई सजा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आजम खान को हुई 10 साल की सजा, 14 लाख का लगा जुर्माना। ठेकेदार बरकत अली भी दोषी करार। कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आजम खान को बड़ा झटका। एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम पर 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है और कोर्ट ने बरकत अली ठेकेदार को भी दोषी पाया है। बता दें कि आजम को डूंगरपुर की जमीन पर कब्जा करने और घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में कोर्ट ने दोषी माना है। हालांकि और ये भी बता दें आपको कि आजम खान पहले भी कई मामलों में दोषी पाए गए हैं, अब उनको एक और मामले में दोषी पाया गया है। और आजम खान पर आरोप है कि साल 2019 में उन्होंने डूंगरपुर बस्ती को जबरदस्ती खाली करवाया, साथ ही लोगों को धमकाया भी, और इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। आजम के अलावा इस मामले में बरकत अली ठेकेदार को भी दोषी पाया गया है। 10 साल की सजा और 14 लाख रुपए जुर्माना। घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने का दोषी माना। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, सपा नेता आजम खान को 10 साल की हुई सजा। घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने का माना गया है दोषी।
एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बुधवार को उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया गया था। आजम को डूंगरपुर की जमीन पर कब्जा करने और घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में कोर्ट ने दोषी माना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। रामपुर से समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता कहे जाते हैं और इनके ऊपर 10 साल की सजा सुनाई गई है। यानी कि कहीं न कहीं एक दिन रामपुर के डूंगरपुर के मामले में इनको दोषी करार दिया गया था और इसके साथ साथ में कई लोगों की इनकी जो है जांच जो है वो लगातार चल रही थी। हालांकि कोर्ट में हियरिंग भी हो रही थी, लेकिन अब जो है इनकी सुनवाई 10 साल की सजा जो है सुना दी गई है। यानी कि 6 दिसंबर 2019 को पनागंज में जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके बाद घटना में लगातार कोर्ट में हियरिंग जो है वो चल रही थी। हालांकि अब 10 साल की सजा जो है आजम खान को सुनाई गई है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, सपा नेता आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। डूंगरपुर की जमीन पर कब्जा करने का था आरोप। और देवभूमि के दंगल में फिलहाल नहीं देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।